हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का पहला चैप्टर यानी रियल नंबर जिसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं, आज उसी की स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में हम पूरा जीरो टू फाइनल तक यानी शुरू से लेकर के अंत तक पूरा विधिवत पढ़ेंगे और केवल उन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है या बोर्ड पेपर में आई है या बोर्ड पेपर में आने लायक है। बात समझ में आई? तो ध्यान से इस पूरी वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना। मुझे उम्मीद है कि अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में डिस्टर्ब नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो एकदम शांति मन से कॉपी किताब कलम लेकर बैठ जाओ और जीरो यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक के सारे क्वेश्चन देख लो। देखो, इसमें बेसिक चीजें तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर पूरा वीडियो देखना पूरे चैप्टर वाइज का तो चले जाओ प्लेलिस्ट में रियल नंबर की, वहां मेरे ही चैनल पर यानी उमेश गुरुकुल पर तुम्हें पूरा वीडियो मिल जाएगा चैप्टर 1 टू लेकर के लास्ट तक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो चलो, मैंने कहा बेसिक भले ही पढ़े हो लेकिन थोड़ा बहुत तब भी जान ले कि पहली चीज रियल नंबर जो होती है वास्तविक संख्याएं यानी वास्तव में जो संख्याएं होती हैं वो बेटा मुख्य रूप से होती है दो प्रकार की। रियल नंबर मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। यानी रियल नंबर्स तुम्हारी जो होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स जो वास्तविक संख्याएं हैं वो बेटा दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक उसमें होती है बेटा परिमेय संख्या जिसे कहते हो रेशनल नंबर, और एक होती है इरेशनल जिसे कहते हो अपरिमेय। यानी एक संख्या होती है परिमेय संख्या और एक संख्या होती है अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर। यानी एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। अब यहीं से स्टार्ट करो कि आखिर परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। वह संख्या बेटा जो P बटे Q के रूप में लिखी हो, यानी वह संख्याएं जो P बाई किसके रूप में लिखी हो? Q के रूप में लिखी हो। वह संख्याएं जो P बाई Q के रूप में लिखी हो परंतु Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, मतलब कि कभी Q बराबर 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ये जो रेशनल नंबर होती है बेटा पॉजिटिव होती है। दूसरी चीज ये निगेटिव होती है और यानी 0 भी होती है। ये 1 2 3 4 5 भी होती है। कुछ भी, ये सारी रेशनल नंबर यानी सब प्राकृतिक यानी सब परिमेय संख्याएं। कौन? 1 2 3 यानी 1 2 माइनस 3 7 बटे 4। लेकिन अगर कोई आदमी कहे क्या क्या पाई एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो कह देना नहीं, पाई नहीं है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो रेशनल नंबर है। पाई तो नहीं है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू जो होती है क्या? 22/7 वो रेशनल नंबर है। तो अब हम लोग इसके बाद ना परिमेय संख्याओं को देखते हैं। ये बेटा होती है, वैसे तो इन्हें हम लोग कहते हैं एक तो पूर्णांक और एक होती भिन्नात्मक संख्याएं, लेकिन भिन्नात्मक संख्याओं पर नहीं जाएंगे, केवल हम पूर्णांक की स्टडी करेंगे। देखो, पूर्णांक का मतलब होता है बेटा पूर्ण अंक, कंप्लीट अंक। यानी पूर्णांक का मतलब हो गया तुम्हारा यानी इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं यानी जो पूर्णांक होता है वो कंप्लीट अंक होता है, चाहे वो तुम्हारा 1 हो सकता है यानी 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है -3 हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन कभी अगर ये सोचो कि 3/4 क्या ये इंटीजर होगा, क्या यह पूर्णांक होगा? तो नहीं। ये सब संख्याएं तुम्हारी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन ये जो बटे में लिखी हैं ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, ये कंप्लीट अंक नहीं है। तो यानी पूर्णांक जिसे तुमने कहा इंटीजर, पूर्णांक जिसे तुमने क्या कहा? इंटीजर। पूर्णांक जिसे तुमने क्या कहा? इंटीजर। वो 3/4 तो नहीं है, लेकिन ये सारी संख्याएं हैं। चलो, अब पूर्णांक के बाद बेटा एक चीज आती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। यानी वह संख्याएं जो 0 से शुरू हो, वह संख्याएं जो कहां से शुरू हो? 0 से शुरू हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी 0 से शुरू होने वाली, पूर्ण का मतलब होल नंबर्स, होल नंबर जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या है। और फिर बाद में आ गई एक प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर।
जो प्राकृतिक संख्या होती है बेटा, वो 0 से नहीं, वो 1 से शुरू होती है। कहां से? 1 से लेकर जो भी गई अनंत तक, यानी इनफिनिट तक। यानी हम लोग ये कहें कि प्राकृतिक जो सबसे छोटी संख्या है वो 1 है, और जो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या है वो 0 है। बात समझे? पूर्ण संख्या में सबसे छोटा अंक 0, प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा अंक 1, और पूर्णांक में सबसे छोटा अंक माइनस इनफिनिट। परमेय संख्या का मतलब तो समझते ही हो। अब इन सब में ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कभी कभी ये पूछेगा कि क्या परमेय संख्या है कि नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं है। लेकिन जैसे मैं तुमको बताऊं, क्या सभी परमेय संख्याएं, क्या सभी परमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? नहीं। मतलब ऊपर वाले जो है वो सभी नीचे वाले के नहीं होंगे, लेकिन नीचे वाले जितने भी हैं सब ऊपर वाले के होंगे। मतलब जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं तो हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 तो है पूर्ण संख्या में, लेकिन पूर्ण संख्या 0 प्राकृतिक संख्या नहीं। तो इसका मतलब नीचे वाले सारे अंक ऊपर में होंगे, लेकिन ऊपर वाले सारे नीचे वाले में नहीं होंगे। तो अगर इसमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तुम्हें आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना, उस समय इसको लगा देना। अब इसके बाद ना बेटा, इसके बाद एक प्रश्न आता है कि सर चलिए इनके अलावा हम और किस टाइप के प्रश्न इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इसमें बेटा दूसरी चीज हम लोग स्टडी करेंगे, एक की पर प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड वाला। जैसे एक छोटा सा प्रश्न, जैसे तुमसे कोई कह दिया कि 176 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, तो सबसे पहले इसे तुम्हें याद होगा कि जब क्लास 4th या 5th में तुमको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया जाता था, उसके पहले तुम्हें बताया क्या जाता था कि कैसे उनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले इन्हें छोटी से छोटी संख्याओं से काटते हैं। जैसे मान लो पहले मैंने 2 से काटा, 2 से काटा तो 2 8 16 हो गया, एक बचा यहाँ 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से काट दिया तो यहाँ 4 4 हो गया, फिर 2 से काट दिया 2 2 हो गया, फिर 2 से काट दिया 1 1, यानी 11 हो गया। अब 11 केवल 11 से कटेगा। तो बात अगर इसकी कोई कहे कि सर इसका गुणनखंड क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 11, यानी 2 तुम्हारा कितनी बार है? 4 बार। तो यहां लिख सकते हो 2 की घाते 4 और 11। ये इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। बात समझ में? इसके बाद बेटा हम अगली एक चीज देखेंगे, जैसे कोई दूसरा एक तुमको दे दिया, तुमको किसी ने कहा कि 38 25 का निकालो। किसका निकाल लो? 38 25 का। और उसके बाद एक दूसरी नंबर दे दिया 74 29 का। इन दोनों का कहा कि निकालो। तो सबसे पहले तुम लोग एक काम करो, देखो सबसे पहले तुम इसे किससे काट दो? तुम इसे काट दो। देखो इसके अंत में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? 5। क्या दिखाई दे रहा है? 5। तो अगर किसी संख्या के अंत में बेटा 0 या 5 दिखाई दे तो उसे हम लोग बिना किसी संकोच के उसे 5 से काट सकते हैं। देखो अब मैं इसे 5 से काटा, तो सबसे पहला काम 5 से स्टार्ट किया, तो 5 36 और 5 7 35, यहाँ 3 बचा 32 हो गया, 5 36 और फिर 2 बचा 25 हो गया, 50 25। फिर इसे 5 से काट दो, 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा 26, कितना हो गया? 50 25। फिर यहाँ बेटा 1 बचा, 5 3 15। अब इसे काट दो 3 से। वैसे 3 से पहले ही काटना था, लेकिन हमने स्टार्ट ही 5 से कर दिया क्योंकि मैंने कहा कि चेक करूंगा। और अब 5 3 बचे 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से काट दो। 3 देखो 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा 21, 3 7 21, और फिर क्या हो गया? 17। देखिए इस तरीके से ये गिनती बेटा किससे कट गई? यानी ये 2 बार 3 से कटी, 2 बार 5 से कटी। इसे लिख सकते हो 3 गुणे 3 और फिर 5 गुणे 5 और गुणे क्या? 17। ध्यान से देखना कैसे तुम्हें सॉल्व करना है, वहां यहाँ वो नंबर लिख देना 38 25। अब जो गिनती जितनी बार है उतना उसका एक्सपोनेंट बना दो, उसकी उतनी पावर बना दो। 3 कितनी बार था? 2 बार, तो 2 पावर। 5 कितनी बार था? 2 बार, तो 2 पावर। और गुणे कितना हो गया? 17। ये इसकी हो गई कौन सी चीज?
ये होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम लोग बेटा देखते हैं 74-29 को। किसको? 74-29 को। तो 74-29 ना, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था शुरू में जब चैप्टर में पढ़े होगे कि बेटा अगर अंतिम में उसके 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये जान लो ये संख्याएं उसकी 2 से कट जाएंगी। अब इसमें ना तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से तो कोई संख्या है नहीं, अगर इनमें से कोई संख्या नहीं है तो 100% जान लो ये 2 से कटेगा नहीं। दूसरी शर्त है 5 से तब कटता जब ये किससे, इसके अंत में 0 या 5 होता, वो भी नहीं है। 13 या 11 से कटने का कोई चांस नहीं, हम लास्ट में इसे किससे काटेंगे? 17 से। और 17 से काटेंगे तो बेटा सबसे पहले 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 और 2 70, 6 बचा 62 हो गया। अब कितना होगा? फिर 17 तिया 51, 17 चौका 68, 62 तो कम है, तो 17 तिया हम लोग क्या कर दे? 51। क्या कर दे? 17 तिया 51। और 51 करने के बाद यहाँ इसको काट लो, फिर लिखो। जैसे वहां तुमको इतना अगर मान लो कंफ्यूजन होगा तो ऐसा कर देना, जैसे तुमने 17 से 4 बार काटा, ये 68 हो गया। क्या हो गया? 68 हो गया। और फिर इसको यहाँ फिर देखो, यहाँ 14 में से 8 गया, कितना हो गया? 6। यहाँ 2 उतार लिए, फिर 17 तिया कितना लिख दिए? 51। और फिर 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1। अब ये वाली गिनती उतार दो 9, और फिर 17 25 पे 17 छक्का 102, 17 सत्ते यानी कितना हो जाएगा? 7। अब तो समझ में आ गया? आया समझ में ना? 19 से काट दें, और 19 का 19, 19 दूना कितना हो गया? 38। 19 दूना कितना हो गया? 38। देखो, और फिर यहाँ बचा 5 और 57 कट गया बेटा। 19 को फिर क्या होगा? 3 बार जाएगा, और ये यानी इसका मतलब 17 के बाद ये किससे कटेगा? 19 से। और 19 के बाद जब कटा तो यहाँ आया 23, इसका मतलब ये 100% किससे कट गया? 23। यानी अब हम लोग यहाँ कर देंगे 7429 किससे किससे कटा है? 17 से, 19 से और किससे? 23 से। तो ये इस तरीके के तुम्हारे कौन से प्रश्न बनेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, थोड़ा सा उतना समझ लेना कि कहाँ क्या है। अब ना इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताऊं। इसके बाद बेटा ना, इसके बाद तुम्हें एक चीज और मिलेगी। कौन सी चीज? इसके बाद तुम्हें मिलेगी सर एलसीएम और एचसीएफ। देखो बेटा, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने के लिए ना सबसे पहले कुछ रूल्स जान लो कि अगर मेरे पास कोई दो चीजें हैं, जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो पहला एक सूत्र जान लो कि अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं, पहली एक संख्या P1 है, दूसरी एक संख्या P2 है, तो एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुणे होता है एचसीएफ, गुणे एचसीएफ। ये एक फार्मूला होता। अब इसमें से कोई नंबर दी हो और कोई और नंबर निकालनी हो, बहुत इजीली निकल जाएगा। तो एक ये चीज हो गई। अब इसमें ना एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो तुम बचपन से जानते हो, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। एक एलसीएम एक एचसीएफ, और उसके बाद एक बेटा क्या, एक कोई नंबर निकालने वाला, जैसे कोई एलसीएम एचसीएफ दिया हो उससे नंबर। समझ में बात आई? तो ये तो आ जाएगा। तो चलो देखते हैं कि हम लोग इसको, इस फार्मूला लिख लो। अब हम लोग एक छोटी सी नंबर लेते हैं। तो बेटा हम लोग जो पहली नंबर लिए थे वो कौन सी नंबर थी? वो थी 26 और 91। क्वेश्चन ने कहा इस दोनों नंबर में क्या क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। देखो, बात जब एलसीएम की हो तब तो बहुत इजी है। एलसीएम तुम्हारा निकल गया। एलसीएम निकालने के लिए तुमने यहाँ 26 लिख दिया। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं कर रहा हूं, यहाँ 26 लिख दिया, यहाँ 51, और फिर इसे 2 से काट दिया। 13 से कट गया, यानी 2 1 कम 2, 2 3 6, और यहाँ 91 तो कटेगा नहीं, वैसे उतर गया। अब इसे 13 से काट दो, तो 13 से 1 और 13 से 91, फिर 7 से काट दो। यानी तुम्हारा जो एलसीएम बनेगा बेटा वो 2 गुणे 13 और गुणे क्या बनेगा? 7। यानी हम लोग अगर लिखें तो 13 दूना हो गया कितना? 26, और 26 को 7 से गुणा कर दें तो 7 6 42 के 2, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया? 18।
फिर से एक बार देख लो, यानी हम लोगों ने 66 42 के 2 हासिल आया 4 और 7 दूनी 14 और 14 4 कितना हो गया 18। ये इनका बेटा हो गया एलसीएम। एलसीएम तो आ जाएगा। और बात लेकिन जब एचसीएफ की आती है, किसकी आती है एचसीएफ, तो उसके लिए बेटा हम लोग दो विधियां हैं। एक भाग विधि है आधारभूत प्रमेय का जिससे बनाया गया है, और एक गुणनखंड वाली थी उसको तो छोड़ दिया, लेकिन भाग विधि देखो। तो सबसे पहला काम ये होता है ना, इन दोनों में ध्यान से मेरी बात सुनो, पहले इन दोनों में तुम ये पता करना कि कौन सी नंबर छोटी है। सबसे नंबर छोटी कौन सी है 26, तो 26 से तुम लोग डिवाइड करना किसको 91 को। देखो इतना टेबल तो तुम्हें लर्न नहीं होगा, पढ़ना तो याद नहीं होगा इतना ज्यादा, तो तुम यही कहीं अपनी कॉपी में पेंसिल उठाना और 26 से 91 को भाग दे देना। देखो 25 तिया 75 और चौका 100, यानी 3 बार अप्रोक्सीमेटली जाएगा। कितनी बार 3 बार, तो 36 18 और 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। देखो 11 में से 8 गया 3 और यहाँ बच्चा 8 8 में से 7 गया 1। इसका मतलब अगर कोई आदमी यहाँ लिख दे क्या, यहाँ कोई आदमी लिख दे कि यानी 91, ध्यान दो कि छोटी नंबर से मैंने भाग दिया था, तो 91 बराबर हो सकता है क्या 26 गुणे 3 और धन हो सकता है 13। कोई दिक्कत। फिर अगली लाइन में ना इन दोनों में देखो कि बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या 26 और छोटी संख्या 13, इसका मतलब 13 से भाग देना है और बड़ी संख्या आगे आ जाएगी। अब यहाँ 26 लिख दो और 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 26 हो जाए, 13 का पहाड़ा केवल 2 बार पढ़ दो, शेष कितना आएगा 0। तो वह गिनती जो पूरी पूरी काट देती है उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया, कितना हो गया 13। ये एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है इसमें कंफ्यूजन बना हो, तो आगे देखें। देखो एक अगला क्वेश्चन है, हम लोग फिर एलसीएम और एचसीएफ ही निकालते हैं। ध्यान देना, लिखा है कि 336, कितना लिखा है 336 और 54, इन दोनों का तुम्हें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ क्या निकालना है, यानी कि लिखा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। उसके बाद सत्यता की जांच करो, सत्यता की क्या करो, जांच। क्वेश्चन बड़ा बना दिया। तो सबसे पहले तुम्हारा काम है एलसीएम निकालना। तुमने यहाँ 336 को और किसको 54 को ले लिया, इसको 2 से काटना शुरू कर दिया, 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12 1 13 16 हो गया, 2 8 16, 54 का 27 हो गया, फिर 2 से काट दो, 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर 27 तो कटेगा नहीं, फिर 2 से काट दो, 2 चौक 8 2 दूना, फिर इस 27 तो कटेगा नहीं, फिर 2 से काट दो 21 और 27 तो कटेगा नहीं, फिर इससे बेटा आप 21 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट दो, किससे 3 से, तो 3 7 21 और 3 9 27। अब देखो 3 से 700 नहीं कटेगा, लेकिन 9 कट जाएगा 3 त्रिका, और फिर यहाँ 3 से ये पूरा खत्म और 7 बचा, 7 से पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा लल्लू, वो पूरी नंबर का मल्टीप्लाई होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर गुणे यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, और फिर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और गुणे कितना हो गया 7। एक काम और इसे इजी कर लो, 7 7 49 के 9 और 7 दूनी 14 4 18 गुणे कितना लिख दो 16, फिर 16 से गुणा करो इसमें, 16 9 कितना हो जाएगा 144, 144 की 4 हासिल आया 14, फिर 16 का पहाड़ा 8 में पढ़ो, 16 का पहाड़ा 8 में पढ़ते हैं तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128, 128 और 14 जोड़ दो, 8 4 12, 2 1 3, 2 1 3 और 1 हासिल 4 और 1 142, 142 के 2 फिर हासिल आ गया 14। और अब 16 एकम 16 और 14 कितना हो जाएगा 0 1 1 2 1 3, यानी यहाँ हो जाएगा बेटा 3, यानी ये आ जाएगा 30 24। ये 30 24 तुम्हारा बन गया एलसीएम।
लेकिन HCF के लिए यहां चले आओ। सबसे पहले इन दोनों में तुम्हें पहले नंबर लिख लो, उसके बाद देखो इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, ये बड़ी है छोटी, तो इसी संख्या से हमें इसमें भाग देना है। ये समझ लो भाग विधि है एक प्रकार की। तो यहाँ आधारभूत प्रमेय का बल है, तो 336 में भाग देना है 54 से। एक मोटी मोटी चीज कि अगर मैं 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ूं तो 300 हो जाएगा, और 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ूं तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसका पहाड़ा 6 बार पढ़ूं तो ये हो जाएगा 324, और बचेगा मेरा कितना 12। फिर इसको यहां लिख दो 54 को, और फिर बराबर यहाँ 12 चौक 48 और 6 54। फिर इस गिनती को यहां लिख दो, और 12 और 6 इसे पूरी तरीके से काट देगा, तो ये CF मेरा हो गया 6। कोई दिक्कत? ये CF मेरा कितना आ गया 6। अब ये दोनों तो निकल गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जांच करो। देखो नीचे जगह कम है तो मैं जांच में यहां लिख दूंगा P1 इंटू क्या P2 बराबर क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF। इसी को इसमें देखो P1 का मतलब 336 को तुम लोग 54 से गुणा कर देना, और LCM तुम्हारा आया है 3024 को 6 से। जो आएगा बेटा वह दोनों तरफ अगर आ गया तो सत्य है, और दोनों तरफ नहीं आया तो असत्य है। यानी दोनों तरफ LHS और RHS बराबर होने चाहिए। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा दो। अगला क्वेश्चन है 306 और 657 का HCF, यानी 657 का HCF 9 है, तब क्या निकालो LCM ज्ञात करो। एकदम ये तुम्हारा बेटा पहली नंबर है, इसे P1 कह देना, ये तुम्हारी दूसरी नंबर है P2 कह देना, ये तुम्हारा HCF है। क्या निकालना है LCM? फार्मूला पढ़े थे कि LCM बराबर होता है P1 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या कितनी थी 306, दूसरी संख्या कितनी थी 657 बटे यहाँ कितना हो गया 9, और 9 से इसको काट दो, 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, 3 बचा 36, 9 चौक 36, यानी बेटा आ गया 34 गुणे 657। बात समझ में? और फिर इनका तुम लोग गुणा कर लो, यहाँ गुणा कर लो। देखो 657 को लल्लो गुणा कर लो 34 से, तो 4 सत्ते 28 के 8, हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 2 22, हासिल आया 2, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 के 1, 3 पच्चे 15 और 2 17, 3 छक 18 और 1 19, यानी 8 के 8, 2 1 3, 7 6 13, और फिर 9 2 11, 1 12 और 1 1 2, यानी आ जाएगा 22 33 और 8। ये इनका हो जाएगा LCM। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो। एक अलग तरीके का क्वेश्चन बताओ। अब देखो एक क्वेश्चन ये आ गया, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि 225 और 60 का HCF इतने के रूप में है, तो x का मान। तो सबसे पहले बेटा ना इनमें से निकाल लो किस इन दोनों का HCF, किसका 225 और 60 में HCF। तो सबसे पहले इन दोनों में छोटी संख्या ये, इससे भाग देना, ये बड़ी संख्या, तो 225 में किससे भाग देना है 60 से। अब 60 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ोगे 240 हो जाएगा, 3 बार पढ़ोगे तो 60 त्रिक 18 180, और प्लस बनेगा यहाँ बेटा 45। इस गिनती को फटाक से इधर ले आओगे, 60 45 से भाग दोगे, एक बार गया, और बचेगा कितना, बचेगा 15, और 15 इधर 45 को लाओगे, 15 का पहाड़ा 3 बार जाएगा और हो जाएगा 0। यानी इसका मतलब HCF इसका जो आ गया लल्लो वो क्या आया 15 आ गया। समझ में बात आ गई? HCF कितना आया 15। अब मुझे इसका निकालना है मान, इसका क्या निकालना है मान। तो सबसे पहले यहाँ लिख देना तुम क्या, एक काम करो, इसका देखो यहाँ 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर क्या है 15। कोई दिक्कत?
समझ में आया? अब 5 से गुणा कर दो, 50 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस 10x बराबर कितना 15। इसको बेटा इधर लेकर चले जाओ तो माइनस 10x बराबर 15 माइनस 11 25 माइनस 10x बराबर, ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, आंसर माइनस में आ जाएगा। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 1 पहले से था, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर 111। ये x की वैल्यू आ गई। समझ में बात आई? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें बताऊं। देखो बेटा एक और नए तरीके का प्रश्न आ गया। अगर तुम्हें कभी ऐसे मिले ना कि तुम्हें ये लगे कि मेरे पास जो संख्या दी है वो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या। तो अगर तुम्हें कभी दो अभाज्य संख्याएं दिखें तो उनका HCF लल्लू 1 होता है। क्या होता है? 1। किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF 1। और एलसीएम जो होता है वो 13 गुणे 11 हो जाएगा। बात समझ में? यानी 11 3 33, 11 1 11 3 14, यानी 143। जैसे तुमसे कोई कहता है कि ए व बी का एलसीएम ज्ञात करो, तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो ए बी और HCF जो इनका होगा वो 1 हो जाएगा। यानी दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 और एलसीएम दोनों का गुणा। ठीक उसी तरीके से देखो एक घात के रूप में आ गया। अगर ये HCF कहेगा तो सबसे छोटी पावर, जैसे जुगाड़.com, इसमें x की सबसे छोटी घात, इनमें 2 इनमें 1 तो 1 है। y की सबसे छोटी घात, इसमें 1 इसमें 2 इसमें यानी 1 है। z तो दोनों में बराबर है, यानी HCF तो ये होगा, लेकिन जो LCM होगा वो बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात x की x स्क्वायर, y की y स्क्वायर और z है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे सॉल्व कर लेना। इजी है ना? इजी है। अब मुझे उम्मीद है कि एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन में हर तरीके के क्वेश्चन तुम समझ लिए हो। अब हम लोग ना एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन चलते हैं, कभी कभी पेपर में आया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब बताऊं। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है ना कि क्या कभी 6 की घाती n 0 पर समाप्त होगा? 0 पर क्या होगा? ये कभी 0 पर क्या होगा? 0 पर समाप्त होगा। 0 पर क्या होगा? समाप्त होगा। जबकि एक शर्त है, जबकि n क्या है? जबकि n क्या है? n एक कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। इतना प्रश्न आ गया। तुम इसे दो तरीके से लगा सकते हो। पहले तो एक बार देखो नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2, जैसे तुम्हारे पास समय रहेंगे। नियम नंबर 1 में लिख देना कि 6 की घाते n बराबर 2 गुणे, गुणनखंड निकाल देना 3 और की पावर n। कह देना कि नहीं यह 0 यानी 0 पर इंड नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 0 पर समाप्त होने के लिए उन्हें क्या होना चाहिए? उनका गुणज 2 और 5 का होना चाहिए, क्योंकि 0 के लिए गुणनखंड किसका होना चाहिए? गुणनखंड 2 की घाते m और 5 की घाते m होना चाहिए। भैया इसमें 2 तो है पर 5 नहीं है, इसलिए समाप्त नहीं होगा। लेकिन एक लल्लू ने कहा नहीं सर ऐसे नहीं, मैं इसे देखना चाहता हूं, तो एक बार n बराबर 1 लिख देना। तो 6 की घाते n का मतलब 6 की घाते 1 बराबर 6। एक बार n बराबर 2 लिख देना, तो 6 की घाते n का मतलब 6 की घाते 2 का मतलब 36। क्या 6 छंग 36। एक बार n बराबर 3 लिख देना, 6 की घाते n 6 की घाते 3 बराबर 6 छंग 36 छक्के 216। हमेशा किस पर समाप्त हुआ? 6 पर, यानी यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा।
समझ में बात आ गई। अब इसके बाद बेटा एक अंत में और सबसे प्यारा सा क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं तुम्हें एक इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो एकदम 100% है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो क्या है कि सिद्ध करो क्या कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो रूट 2 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, 2 प्लस रूट 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब एक ही जैसे लगेगा। यानी क्या है प्रश्न, प्रश्न यहाँ आ गया कि सिद्ध करो रूट 2 एक कैसी, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा ऐसे प्रश्न को समझने से पहले मैंने क्या बताया कि एक चीज जानते रहना कि अपरिमेय संख्या प्रूव करने का कोई नियम नहीं है, तो इसे हम परिमेय प्रूव करेंगे। अगर परिमेय की बात मान लिया तो ठीक, नहीं तो नहीं माना तो ये कई बिरादरी का आदमी है। तो हम लोग सबसे पहले यहां लिख देंगे कि माना क्या, रूट 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। माना रूट 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। सही बात। अगर रूट 2 परिमेय संख्या है तब क्या हो जाएगा, तब रूट 2 बराबर पी बाई क्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि तुमको बताया था कि परिमेय संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में होती हैं। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्याएं किसके रूप में होती हैं, पी बटे क्यू के रूप में होती हैं। तो ये देखो यहां तुम्हारा क्या हो गया, रूट 2 बराबर पी बाई क्यू। तो अब लिख दो जहां क्या है, पी व क्यू क्या है अभाज्य, यानी पी व क्यू क्या है, अभाज्य संख्या है या पूर्णांक, जिनके क्या है, अभाज्य का मतलब उनमें केवल कितने गुणनखंड होना चाहिए कि 2, जिनके क्या 2 के, यानी क्या जिनमें क्या, जिनके कोई क्या नहीं है एक के अलावा, जिनके एक के अतिरिक्त, एक के अलावा और कोई अतिरिक्त कोई उभय निष्ठ कॉमन, माने ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट दे। अरे भैया दोनों को काट देती तो कहां परिमेय बनता, कोई उभय निष्ठ संख्या नहीं है। और फिर तथा एक चीज और, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब लिखोगे, इतना लिखने के बाद फिर क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर और बराबर यहां हो गया किसका, पी बाई क्यू का स्क्वायर। समझ में बात आई। अरे भाई रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 2 और ये बराबर लल्लू क्या हो गया, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। देखो बोर्ड एग्जाम के इतने छोटे और इतने कम समय में इतने क्वेश्चनों को पढ़ना आम बात नहीं है। यानी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऐसे अगर 10 वीडियो रहे तो एक ही दिन में पूरी मैथ कंप्लीट कर सकते हैं, और वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की। तो ये तो तुम्हारी समझ लो क्या है, अच्छा ये कि तुम अभी तक लास्ट तक एकदम जुटे हो। देखो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो पी स्क्वायर बराबर हो गया 2 गुणे क्यू स्क्वायर। अच्छा बेटा अगर किसी संख्या यानी जो पी स्क्वायर है वो 2 चीज से कटेगा, एक तो क्यू स्क्वायर से कट जाएगा और एक 2 से। इसका मतलब अर्थात क्या हो गया, अर्थात पी स्क्वायर व पी क्या है, अर्थात 2 लिख दो, अर्थात 2 जो है, ये जो 2 है ये पी स्क्वायर व किसका, पी का एक क्या है, गुणन खंड है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है। और फिर अब की बार फिर लिख देना माना क्या, माना P बराबर 2R, जिसका गुणनखंड था उसी को मानेंगे। और अगर P बराबर मैंने 2R लिख दिया तो यहां क्या हो गया, तब हो गया 2
क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह लिख दो 2r का स्क्वायर, दिख रहा है। और अगर 2r का स्क्वायर हो गया बेटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दो, ये तो ऐसे रहेगा 2q स्क्वायर, लेकिन ये 2 दूना 4 और 2 दूना 4, प्रेम से बोलो, यानी ये क्या हो गया, और फिर r स्क्वायर। देखो 2 से तो ये कट गया, यानी q स्क्वायर बराबर हो गया 2r स्क्वायर। एक चीज और मिला कि अभी तक तुमने जाना था कि पी स्क्वायर में 2 एक गुणनखंड है, उसी तरीके से अर्थात क्या हुआ कि 2 क्यू स्क्वायर व क्यू का एक क्या है, गुणनखंड है। यानी 2 जो है पी को भी काट रहा है और किसको, क्यू को। और तुमने ऊपर क्या लिखा था, पी व क्यू किसी से नहीं कट रही है, अर्थात क्या है कि 2 क्या हो गया, P व Q का एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणन क्या है, फैक्टर है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ कॉमन यानी गुणनखंड है। अर्थात क्या हमने जो अभी तक माना था, अर्थात मेरा कथन क्या है, असत्य है। कब, रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। बस थोड़ा सा लंबा है और विधिवत देख लो इसको। मैंने कहा कि अगर कभी प्रश्न में आएगा कि क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कह देना कि पहले इसको जब प्रूव करेंगे सर तो लिखेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। और फिर हम लोग लिखेंगे देन √2 इज इक्वल टू p by q where q not is equal to 0। we know that p and q is a प्राइम फैक्टर, यानी P और Q ऐसे पद हैं जिनके में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर इसको इस तरीके से लगाते हुए चले जाएंगे। देखिए अब इसके अलावा तुम और भी ढेर सारे क्वेश्चन मैं तुमको कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं, उसको अपने आप से सॉल्व कर लेना। और बेटा नेक्स्ट पार्ट पॉलिनोमियल का नेक्स्ट डे तुरंत देख लेना, या तुरंत ही हो सकेगा तो देख लेना। इससे क्या होगा कि तुम्हारा फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनोमियल का भी तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो डट और अपने मित्रों तक भी वीडियो को बेटा क्या कर दो, शेयर कर दो।